हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट पर, जिसका नाम है अग्नू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये एविडेंस लॉ का बहुत ही लैंडमार्क और इम्पोर्टेंट जजमेंट है आप लोगों के लिए। तो इस केस में आज इसका थोड़ा सा फैक्ट्स हम जान लेते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कन्फेशनल एफआईआर। कन्फेशनल एफआईआर, इसका थोड़ा सा फैक्ट भी आपको बता देते हैं। इसमें एक पर्सन था, उसने क्या किया था कि अपने फैमिली मेंबर्स का मर्डर किया था। उसने अपने फैमिली मेंबर का मर्डर किया था, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई भी मैटर था। तो उसने क्या किया, अपने सारे फैमिली में उसने अपने सभी फैमिली मेंबर का मर्डर करके उनकी जो बॉडी है अलग अलग जगह पे उसको हाइड कर दिया था, छुपा दिया था। उसके बाद उसने क्या किया, खुद पुलिस स्टेशन गया और उसने एफआईआर लिखाई। और फिर उसके बाद पुलिस ने एफआईआर लिखी, आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और फिर उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। फिर मामला ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। ये था इस केस का फैक्ट। अब इसमें लॉ का क्या प्रोविजन है, एविडेंस लॉ का, वो भी आपको बता देते हैं कौन कौन से सेक्शन से इसमें इन्वॉल्व हुए थे। सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 27 और साथ में बात कर लेते हैं सेक्शन 26 और सेक्शन 24 भी आप कहेंगे तो वो भी इन्वॉल्व हुआ है इसमें। सेक्शन 24 एविडेंस लॉ का आप जानते हैं इस समय जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, सेक्शन 25, 26, 27 इन तीनों को एक सेक्शन में कर दिया गया, सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। और सेक्शन 24, सेक्शन 28, 29 इनको सेक्शन 22 में कर दिया गया। बीएसए में, बीएसए का जो सेक्शन है 22, बीएसए का जो सेक्शन है 23, इन दोनों सेक्शन में इन सेक्शंस को कवर कर दिया गया। तो वहां पे लॉ का क्या पॉइंट था और कन्फेशनल एफआईआर क्या है। कन्फेशनल एफआईआर की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने, जैसे मान लो सपोज दैट ये ए नाम का व्यक्ति है, इसने किसी का मर्डर किया। एफआईआर कब होती है, आप जानते हैं एफआईआर कोई भी विक्टिम के अलावा कोई भी एफआईआर को रजिस्टर करा सकता है, एनी पर्सन। तो उसमें जैसे मान लीजिए कि जब एफआईआर रजिस्टर, कोई व्यक्ति जो किसी ने मर्डर कमिट किया, कोई ऑफेंस कमिट किया, तो जिसके खिलाफ कमिट किया गया, मैक्सिमम मामलों में यही देखा जाता है, जो विक्टिम होता है या उसका कोई जानने वाला फैमिली मेंबर होता है, वो एफआईआर को रजिस्टर कराते हैं। लेकिन यहाँ कन्फेशनल एफआईआर वो एफआईआर होती है जिसने इस व्यक्ति ने मर्डर किया। किसका मर्डर किया, बी का मर्डर किया। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति का मर्डर किया, तो एफआईआर किसको लिखाना चाहिए भाई, बी अगर जिंदा है, मान लीजिए उसका हाथ पैर तोड़ दिया या उसको कोई चोट दे दिया तो बी ही चला जाएगा एफआईआर लिखाने। बी नहीं जा सकता, मान लीजिए बी की डेथ हो गई या बहुत बुरी तरीके से चोटिल हो गया, तो कौन जाएगा, या तो उसका फादर, मदर, जो भी रिलेटिव हैं वो एफआईआर करा सकते हैं। लेकिन इसके अपोजिट क्या होता है, कन्फेशनल एफआईआर, मान लीजिए ये ए व्यक्ति है, इसको क्या होगा, इसके मन में पश्चाताप हुआ, मैंने बहुत गलत किया, मुझे इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। ये क्या होगा, पुलिस स्टेशन चला गया, खुद एफआईआर लिखाया, दैट इज अ कन्फेशनल एफआईआर। उसने कन्फेस किया। कन्फेशन का मतलब आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जुर्म को जो है स्वीकार करता है, दैट इज अ स्टेटमेंट। तो उसने क्या किया, उसने कन्फेशन किया कि मैंने अपराध किया है और यहाँ पे बॉडी को मैंने छुपा रखा, सारी चीजें उसने डिटेल में बता दिया, दैट इज अ कन्फेशनल एफआईआर। मामला क्या उठा था, मामला जब ये केस जो है ट्रायल कोर्ट में चला, तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि उस आईपीसी का जो सेक्शन है 302, आईपीसी के 302 में उसको जो है ऑफेंस, जो भी उसने अपराध किया था 302 लगा के उसको कन्विक्ट कर दिया, जो ट्रायल कोर्ट था। मामला फिर जो है अपील में हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी सेम किया, आईपीसी 302 सेक्शन को कंफर्म कर दिया, उसके डेथ सेंटेंस को। फिर जो है स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए जो है मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। अब यहाँ लॉ पॉइंट की बात आती है। अब उसने क्या कहा, जो अक्यूज्ड पर्सन था उसने क्या बोला, उसने कहा कि जो भी कन्फेशन मैंने पुलिस ऑफिसर को दिया था,
जो भी कन्फेशन मैंने पुलिस ऑफिसर को दिया था वो रिलेवेंट नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अनुसार सेक्शन 25 में क्या था कि किसी पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन रिलेवेंट होता है बट इट विल बी नॉट एडमिसिबल, ये एडमिसिबल नहीं होगा। तो हमको हाई कोर्ट ने या जो ट्रायल कोर्ट था पनिश कन्विक्शन कैसे दे दिया हमको। और फिर बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है, मान लो तुमने जो है कन्फेशन का सेक्शन 25 के अनुसार पुलिस ऑफिसर को दिया तो उसके अनुसार जो है ये जो है एडमिसिबल नहीं होगा, उसके अनुसार आपको पनिश नहीं किया जा सकता है। चलो हम बात करते हैं सेक्शन 27 की। सेक्शन 27 क्या कहता है कि जो भी कन्फेशन दिया गया पुलिस कस्टडी में, ध्यान रखिए सेक्शन 26 पुलिस कस्टडी की बात करता है और सेक्शन 25 पुलिस कस्टडी की बात नहीं करता है। सेक्शन 25 में जो भी कन्फेशन किया गया अदर देन पुलिस कस्टडी, पुलिस ऑफिसर को जो भी कन्फेस किया गया वो इससे कवर होगा जो कस्टडी में हुआ। कस्टडी में जैसे मान लो किसी को कन्फेस किया, पुलिस ऑफिसर को किया या अपने जो साथ सहयोगी है मान लीजिए जो जेल में अन्य अपराधी है उसको कन्फेशन कर दिया, किसी और पर्सन को कर दिया, दैट इज ए कस्टडी। कस्टडी का मतलब क्या होता है कि पुलिस का कंट्रोल उस व्यक्ति पे है, ठीक है। तो ये जो है सेक्शन 26 कस्टडी की बात करता है। सेक्शन 27 इसने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने हमारा कन्विक्शन किया है वो तो एडमिसिबल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 25 इसी की बात करता है कि कोई भी जो है कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया हो उसके आधार पर आप हमको पनिश कैसे कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा कहा चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं आप बहुत चालाक हैं, आप लागू अप्लाई कर रहे हैं सेक्शन 25 को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 27 जो बात करता है वो क्या है, एक्सेप्शन है किसका, सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 24 का। 24 में क्या है कि कोई भी कन्फेशन दिया गया हो अगर उसमें इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रोमिस ये 3 वर्ड अगर उस कन्फेशन में होते हैं देन इट विल बी नॉट एडमिसिबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 27 है 25, 26, 24 का क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है, कोई भी कन्फेशन आपने दिया, अपने जुर्म से रिलेटेड आपने कोई भी कन्फेशन दिया तो जो सेक्शन 27 है ये कहता है कि वो पार्ट जिसमें आपने कुछ मटेरियल जो वीपन्स वगैरह है कोई डिस्कवरी हुई आपके कन्फेशन से तो क्या होगा वो दैट विल बी रिलेवेंट। सो मान लेते हैं जो आपने अपना जुर्म कबूल किया, सेक्शन 27 में क्या कहता है, जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति ने अपराध किया, इसने कहा कि मैंने अपराध किया है, मैंने BCDE फला फला व्यक्ति का मैंने मर्डर किया, दैट इज ए कन्फेशन। फिर इसने कहा कि मैंने उसकी बॉडी को यहाँ फला जगह या जिस अपराध से जिस वीपन से मैंने मर्डर किया है वो यहाँ पे छुपा रखा है। तो वो पार्ट जिसमें उसने कहा कि मैंने मारा है दैट इज ए कन्फेशन, वो तो एडमिसिबल नहीं होगा जो सेक्शन 27 भी कहता। लेकिन वो पार्ट जिसमें उसने कहा कि मैंने बॉडी यहाँ पे छुपा रखी है दैट विल बी एडमिसिबल एंड वो क्या हो जाएगा, वो रिलेवेंट भी हो जाएगा और एडमिसिबल भी हो जाएगा। लेकिन 25 में जो कन्फेशन देते हैं रिलेवेंट तो होता है लेकिन एडमिसिबल नहीं होता। सेक्शन 26 में जो कस्टडी में कन्फेशन दिया गया होता है रिलेवेंट नहीं होता, लेकिन एक उसका एक्सेप्शन है, अगर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट के सामने किया गया हो दैट इट विल बी एडमिसिबल। तो उसने फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका एडमिसिबल है क्योंकि आपने जो भी बताया, जो बॉडी वेपन्स वगैरह बताए वो मिला, तो कैसे आप कह सकते। फिर इसने कहा कि जो सेक्शन 27 बात करता है वो कस्टडी की बात करता है, ठीक है, वो कस्टडी की बात करता है। तो जो मैं तो खुद चल के पुलिस स्टेशन आया था, मैं तो पुलिस कस्टडी में था नहीं, मैं खुद चल, जैसे इसने अपराध किया, अपराध करने के बाद खुद ही पुलिस स्टेशन गया, उसके बाद उसने कन्फेशन किया, FIR नोट कराई। तो ये जो 27 कहता है आप इसको पढ़िए, 27 की लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है कि कस्टडी, जब पुलिस कस्टडी में होते हुए कोई भी व्यक्ति जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट देता है दैट विल बी एडमिसिबल। तो मैं तो कस्टडी में था ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है, कस्टडी जानते हैं आपकी, एक डीम्ड कस्टडी होती है, एक एक्चुअल कस्टडी होती है। डीम्ड कस्टडी मतलब जब आप खुद चल के पुलिस स्टेशन गए, तो एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि उस समय आप डीम्ड कस्टडी मान सकते हैं, एक्चुअल कस्टडी तो नहीं है, इट विल बी डीम्ड कस्टडी। तो वो आपकी एक डीम्ड कस्टडी थी
जो आपने रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे बताया, जो डिस्कवरी हुई, तो वो एक डीम्ड कस्टडी मानी जा सकती है ना, भले वो एक्चुअल कस्टडी ना हो। और अगले दिन फिर आपने, दूसरे दिन तो आप कस्टडी में थे ही, जिस समय आपने गए वहां पे सारी बॉडी को बताई और सारे वेपन्स को बताया। उसके बाद आफ्टर दैट हम आपके उस पॉइंट को नहीं मानेंगे जिसमें आपने कहा कि मैंने मर्डर किया है, लेकिन आपका वो पॉइंट कंसीडर्ड होगा जो आपने बोला कि बॉडी यहाँ पे है, वेपन यहाँ पे, वो सारे पॉइंट आपके जो है एडमिसिबल होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि इस बेसिस पे, क्योंकि कोई वहां डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। आप जानते हैं कि क्रिमिनल केस में डायरेक्ट एविडेंस या जो डायरेक्ट आई विटनेसेस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जहां पे आई विटनेसेस डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते, वहां पे कोर्ट क्या देखती है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखती है। तो उसने कहा कि आपके खिलाफ जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई या जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, कोई डायरेक्ट एविडेंस तो था नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपका ये पॉइंट जो है, जो भी आपने बयान दिया, जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुई, वो तो माने जाएंगे, लेकिन जो आपने ये बोला कि मैंने मर्डर किया है, दैट विल बी नॉट एडमिसिबल। जो सेक्शन आईपीसी का जो सेक्शन 302 था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, कोई और पनिशमेंट उसको दे दिया, लेकिन आईपीसी का जो सेक्शन 302 है, मर्डर का जो मुकदमा उसके ऊपर लगा था, जो डेथ सेंटेंस का, उसको हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा इस बेसिस पे आपको केवल हम डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। और चूंकि बाकी तो आपका जो भी आपने डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है, दैट विल बी एडमिसिबल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट। सो ये था फ्रेंड्स आज के वीडियो में इस केस का फैक्ट्स और इस केस ला जो था रिलेटेड इसमें। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो इस केस से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।